यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेके कुछ प्रोग्राम्स रहने वाले हैं। आज की क्लास में कुछ आपको जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। और अपकमिंग टाइम में जो भी लोग MP NHM राजस्थान NHM GNM ANM का एग्ज़ाम देने वाले हैं, राजस्थान का पेपर 2024 में होने वाला है, लेकिन MP का पेपर में भी नेक्स्ट मंथ हो सकता है और दिसंबर में हो सकता है क्योंकि जनवरी से आपका बैच स्टार्ट किया जाना है। तो जो भी लोग पुराने पेपर्स परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल का मतलब आपको 30 पेपर है जो 300 से भी कम चार्जेस में अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा कितने क्या पेपर हैं। तो टोटल 30 पेपर रहेंगे जिसमें 15 पेपर MP NHM CHO के होंगे, बाकी रिमेनिंग पेपर रहेंगे आपके अलग अलग स्टेट के CHO के। सभी पेपर सॉल्व हैं, सभी ऑफिशियल पेपर हैं जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। क्लियर? तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम हर साल है जो नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 14 नवंबर, 14 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 14 दिसंबर को। यहाँ पर नेशनल चिल्ड्रंस डे की बात की जा रही है। नेशनल चिल्ड्रंस डे आप कब मनाते हैं? तो नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। नेशनल चिल्ड्रंस डे का मतलब भारत में बस मना रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही है, ओनली इन इंडिया। तो हम मनाते हैं कब? 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। अब यहाँ पर यदि वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की बात करें जो कि 1954 से मनाते आ रहे हैं हम, कब? 20 नवंबर को। दो चीज़ें याद रखें, यदि आपको पूछे नेशनल चिल्ड्रंस डे तो आपको कहना है 14 नवंबर, लेकिन पूरे विश्व में जो बाल दिवस की बात की जा रही है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, तो वो मनाते हैं कब? 20 नवंबर को। पहली बार हमने स्टार्ट किया था कब? 1954 से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। ये क्वेश्चन MP CHO के एग्जाम में आ चुका है 2022 में, सेम्स के थ्रू जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सिंबल दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था आपका MP CHO की बात कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको आया था जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है लूप को लेके। दूसरा यहाँ पर है आपको ये आया था दूसरे सेट में इमेज आई थी, तो किसका सिंबल है? ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस का। तो यहाँ पर किसका सिंबल दिख रहा है? ये सिंबल है ICDS का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का। सेम है जैसे ही सिंबल आया था एग्जाम में आपको। और इसके तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनको बेनिफिशियल ग्रुप है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो यहाँ पर, और जो भी फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है, रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब फर्टाइल एज में 15 से 44 साल तक की उम्र की। और जो एडोलेसेंट गर्ल को सिलेक्टेड ब्लॉक्स में रखा गया है। इसमें किया क्या जाता है? तो वही है, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, न्यूट्रिशन दिया जाएगा बच्चों को, है जो आंगनवाड़ी में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं वो सब ICDS स्कीम में आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। क्योंकि इस ICDS स्कीम में जो ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं जो आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड हो वही यहाँ पे आपके आएंगे। तो सीधा सा आपको एग्जाम में एक तो ICDS के बेनिफिशियर्स पूछे जा सकते हैं, दूसरा क्या इसमें किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन होगा, तीसरा यहाँ पे आपका होगा कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में। चौथा आपको इसका सिंबल याद रखना है कि ये क्या है। और जो IMNCI से आपको आता है ग्रीन पिंक येलो वाला मैनेजमेंट पूछा जाता है कि ग्रीन है मतलब OPD में ट्रीट करेंगे कि होम में, पिंक है मतलब अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है, और येलो है दैट मीन्स OPD में बच्चा ठीक हो सकता है। मिशन इंद्रधनुष आया था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना है। क्लियर? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछी जाती है, तो हेनरी डोनाल्ड ने की थी कब? 1920 में। आपको बेसिक यहाँ पे यही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ?
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना है जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाता है यूनिसेफ का, तो ये कहाँ पर है? जेनेवा में। तो जेनेवा में तो किसका है? जेनेवा में WHO का। रोम में FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। स्विट्जरलैंड में कि न्यूयॉर्क में है? तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात की जा रही है वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी इसकी कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें यदि एक और क्वेश्चन आपको आता है कि जो यूनिसेफ का काम क्या है, जितने भी जो बच्चे हैं यूनिसेफ उन बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी एजुकेशन पर, उनके देख रेख पर, इन सभी चीज़ों पर काम करता है। कौन? यूनिसेफ। इसका लोगो यदि पूछा जाता है तो इस तरीके से होगा आपको। एक तो WHO का भी पूछ सकते हैं या फिर यूनिसेफ का पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों की यदि बात करें तो ये दो ILO का लोगो भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर PCV। PCV का मतलब है न्यूमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया के लिए जो दी जाती है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? रेनबो में 7। पहले यहाँ पर 7 वैक्सीन थी, लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पर 4 वैक्सीन को और इंक्लूडेड किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में कितनी वैक्सीन इंक्लूडेड है? अब हो गई हैं 11, टोटल 11। पहले 7 थी अकॉर्डिंग टू कलर के, बट 4 और ऐड की गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। कौन सी? न्यूमोकोकल वैक्सीन और PCV वैक्सीन। तो मिशन इंद्रधनुष का एम क्या था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट करना, एज वेल एज जो प्रेग्नेंट वुमेन है। पहले यहाँ पर 7 वैक्सीन थी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज थी अकॉर्डिंग टू रेनबो और इंद्रधनुष के 7 रंगों के हिसाब से। वो थी डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटनस मतलब DPT हो गए यहाँ पर, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। तो यहाँ पर क्या थी? 7 कलर के हिसाब से 7 प्रिवेंटेबल डिसीज थी वैक्सीन के थ्रू, लेकिन इसमें 4 और ऐड की गई। रोटावायरस, मीजल्स एंड रूबेला MR, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस एंड IPV। तो यहाँ पर 4 और ऐड की गई, तो टोटल अब 11 वैक्सीन इंक्लूडेड हो गई हैं किसमें? मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीनेशन है उसमें। नेक्स्ट वन, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। PSC में वैक्सीन कहाँ स्टोर की जाएंगी? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब PHC में वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपको कई बार आया है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन के स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर क्या है? तो वो है ILO, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर यदि बात करें हम तो -15 to 25 डिग्री सेल्सियस तक है। क्या है? -15 to -25 डिग्री सेल्सियस तक। OPV वैक्सीन स्टोर की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर -20 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है ILO का टेम्परेचर पूछा जाता है, OPV कितने टेम्परेचर पर रखी जाती है। वॉक इन कोल्ड रूम WIC गवर्नमेंट मेडिकल शॉप है जो वहाँ पर टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो वो जनरली कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? सब सेंटर के लिए बस। वैक्सीन कैरियर या फिर वैक्सीन को ले जाना है कोल्ड बॉक्स में तो कहाँ के लिए है? सब सेंटर के लिए। मेनली आपको यदि एग्जाम में वैक्सीन की स्टोरेज की बात करें तो मीजल्स पूछी जाती है, OPV पूछी जाती है। दूसरा, कौन सी वैक्सीन 4 घंटे के बाद डिस्कार्ड करनी है, क्यों नहीं लगानी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन वाला जो एक क्लास है सेपरेट, उसमें ऐड भी किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज
व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन? तो रोटा वायरस वैक्सीन का रूट क्या है? एडमिनिस्टर करने का रोटा वायरस वैक्सीन का रूट क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर ओरल। तो रोटा वायरस वैक्सीन हमेशा दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स की एज में, जब बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है तब। दूसरी चीज़, इसकी 5 बूंद दी जाती हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन की ओरली 2 बूंद दी जाती हैं, OPV की 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है डायरिया के लिए, क्योंकि रोटा वायरस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरिया के लिए। तो वैक्सीन दी जाती है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो रूट पूछे तो वो होता है ओरल, कितना? 5 ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं। The following program implemented by the government of India in 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and pregnant women। यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम के कि 2 साल तक की उम्र के बच्चों को क्या करना है? फुली वैक्सीनेटेड करना है, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वंदे मातरम, मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। देखिए 4 प्रोग्राम यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ऐड किए गए हैं। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो जिसमें 2014 तक इंश्योर किया गया था कि जो 2 साल की उम्र तक के बच्चे हों, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाना है। तो वो प्रोग्राम था यहाँ पर कौन सा? वो था यहाँ पर आपका मिशन इंद्रधनुष। क्या था? मिशन इंद्रधनुष। और यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो UIP है कब आया था? 1985 में। ये जनरली इसका एग्जाम में यही में आता है। फिर आता है आपका JSS-22 के कार्यक्रम। यहाँ पर JS-22 नहीं, वो जननी शिशु सुरक्षा योजना, वो जननी सुरक्षा योजना। ये यहाँ पर JSS के स्कीम मतलब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये लॉन्च हुई थी कब? 1 जून 2011 को। ये आई थी 1 जून 2011 को। किसके तहत? जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, साथ ही साथ यहाँ पर जो होने वाले बच्चा है, बेबी है, उसकी डेथ को, मॉटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को प्रिवेंट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चारों प्रोग्राम से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये देखिए जो मिशन इंद्रधनुष था आया था 25 दिसंबर 2014 को कि 90% तक इम्यूनाइजेशन करना है 2020 में। फिर इसका मिशन इंद्रधनुष का जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया 8 अक्टूबर 2017 को, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। पूछे तो आया था 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर जितने भी अनकवर्ड वैक्सीनेशन के जो लोग रह गए हैं उनको वैक्सीन देना। फिर यहाँ पर आपका आया था 2020 में, दिसंबर 19 से 2020 में फिर एक दोबारा से इनिशिएटिव लिया गया मिशन इंद्रधनुष 2.0 के लिए। तो यदि ओनली मिशन इंद्रधनुष पूछे तो 25 दिसंबर 2014, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष पूछे तो 8 अक्टूबर 2017। मिशन इंद्रधनुष 2.0 की बात करें हम तो ये आया था 2020 में, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में। यहाँ पर एक टारगेट ग्रुप रखा गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हमें 2030 तक गोल अचीव करना है, वो वैक्सीनेशन वाला है जो अचीव करना है हमें 2030 तक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस, किस रूट से जो वैक्सीन यहाँ पे दी जाएगी? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है DPT वैक्सीन का, जो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन दी जाती है थाई में दी जाती है। जो यहाँ पर या तो आपको रूट पूछेंगे तो दी जाती है IM रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। याद रखें आप, जो वास्टस लैटरलिस मसल्स है उसमें वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट वन, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। पहली बार वैक्सीन किसने किया था? लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर। तो पहली वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन सी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और बनाई किसने थी? एडवर्ड जेनर ने। फर्स्ट वैक्सीन की बात करें तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, बनाई एडवर्ड जेनर ने थी।
स्मॉल पॉक्स की 1798 में। ओपीवी की खोज की थी डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। किसने? अल्बर्ट सेविन ने। तो यहाँ पर ओपीवी की खोज पूछे किसने की थी? अल्बर्ट सेविन ने। ओपीवी की 2 बूंद दी जाती हैं, 0 डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसको फर्स्ट डोज में कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि वो 0 डोज में कंसीडर किया जाता है। तो वैक्सीन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। पहली वैक्सीन बनी 1798 में स्मॉल पॉक्स की, और ओपीवी वैक्सीन की खोज की थी अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी नीड्स टू अवॉइड। जिन बच्चों को कीमोथेरेपी दी जा रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर उस ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी दी जा रही, तो किस चीज़ से आप उसको अवॉइड करने को कहेंगे? फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ड्रिंकिंग हॉट वाटर के लिए, अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस, या फिर रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुला इन देयर एनवायरनमेंट। किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे कहेंगे? जो चीज़ आप यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कहेंगे वो होगी क्या? कि क्राउडेड प्लेस में जाने से बचना। क्योंकि यहाँ पर क्राउडेड प्लेस में जाने से बचने के लिए इसलिए कहा जाएगा कि बच्चे की कीमोथेरेपी के कारण इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो चुकी है। इनकेस वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे गया तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इम्यूनिटी वीक रहती है जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर करेगा, तो इसीलिए उसको अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस पे जाने के लिए कहा जाएगा कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। नेक्स्ट तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यदि वहाँ की जनता 10 लाख है तो एटलीस्ट 300 बेड तो होने ही चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर की। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से एक इंडेक्स दिख रहा है, क्या है? पीएचसी के लिए है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी पीएससी टाइप ए पीएससी, टाइप बी पीएससी होती हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी के, कि कितनी डिलीवरी होती है, केस लोड क्या है, मतलब कितनी डिलीवरी कंडक्ट हो रही है एक पीएससी में, तो वो आपको बताएगा कि ये टाइप ए पीएससी है या फिर टाइप बी पीएससी। तो टाइप ए पीएचसी में क्या होगा? विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। एक पीएससी में यदि डिलीवरी 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो एक महीने में जो डिलीवरी होती हैं वो कितनी होंगी? 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो टाइप ए में आएगा। यदि 20 से ज़्यादा होती हैं तो वो टाइप बी पीएचसी में आएगा। यहाँ पर जो पीएचसी हैं, फिर इसको अलग तरीके से यदि डिवाइड करने की बात करें केस लोड के साथ साथ डिस्टेंस की, कि कौन सी पीएचसी कितने डिस्टेंस पे है। तो यदि एसेंशियल स्टैंडर्ड पीएचसी है तो विदाउट 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होंगी। फिर 24/7 नर्सिंग फैसिलिटीज़ होंगी, 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल होंगी। मतलब डिलीवरी के साथ साथ क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अभी देखिए चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का स्टाफ कौन होगा। तो सब सेंटर यदि पॉपुलेशन कवरेज के हिसाब से बात की जा रही है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन दी हुई है वो आपकी जितने भी हिली ट्राइबल एरिया यहाँ पर सबको मिला के दी गई हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन को काउंट करके यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअल में सब सेंटर की जो पॉपुलेशन यदि हम काउंट करते हैं तो प्लेन एरिया की 5000, हिली ट्राइबल की 3000, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब सेंटर में यदि 5000 पॉपुलेशन है तो यहाँ पर बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंगल या फिर 1 या 2 बेड होते हैं वही काफ़ी है। ना तो यहाँ से रेफरल यूनिट इसको माना जाता है, रेफरेंस यहाँ से सीधा पीएससी किया जाता है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा पीएससी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंट स्टाफ कौन होता है? एएनएम वर्कर। इसीलिए नाउअडेज जितने भी सब सेंटर हैं वहाँ पर एक एक सीएचओ को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन में बेड कैपेसिटी एटलीस्ट 6 बेड होना चाहिए, और एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा। ध्यान रखिए, एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा, और पीएचसी की जो रेफरल यूनिट मानी जाती है वो होता है सीएचसी। यहाँ पर पीएचसी में एक डॉक्टर होना चाहिए, 3 इन द केस ऑफ 24/7 पीएचसी 3 स्टाफ नर्स। यहाँ का आपको जो पूरा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो स्टाफ है वो आपको पता होना चाहिए। स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना स्टाफ होगा। फिर सीएचसी तो 1,20,000 पॉपुलेशन के दी है तो यहाँ पर एटलीस्ट 30 बेड होना चाहिए।
1 CSC 3 PSC को कवर करेगा और इसका फिर रेफरल होता है तालुक हॉस्पिटल, तालुक का होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो जनरली यहाँ पर जो मिनिमम बेड का है तो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के यदि 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिर डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे सब सेंटर PSC CSC तालुक हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल के जो भी हॉस्पिटल हैं वो सभी मरीज यहाँ पर आते हैं। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली IPHS सर्वे को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड? आपने मनरेगा के नाम से आपको योजना बहुत अच्छे से याद होगी, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर 2004, 2005, 2006 या फिर 2002 में। तो ये योजना लॉन्च कब की गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। जनरली ये 2005 में आई थी, लेकिन इसका फंक्शनिंग में स्टार्ट हो पाई थी 2006 में। यदि एक्ट पूछते हैं तो 2005 में। इसके लिए पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर, जिसमें राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार है, जिसमें आई थिंक आपको साल के 100 दिन तक कुछ काम करना होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लें। मैंने इसमें ओनली मनरेगा लॉन्च कब हुई हो, किसके लिए, तो जो गरीब लोग मजदूर लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी योजना। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2013 में, मार्च 2014, सितंबर 2014 या फिर जून 2015 में। तो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। कब? सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट कंट्री, हमें अपने देश को अपने देश की बनी हुई चीज़ों प्रोवाइड करवाने को लेके था। तो यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये, जिसमें मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लाया गया था। नेक्स्ट वन, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जननी सुरक्षा योजना इज? जननी सुरक्षा योजना, JSY स्कीम एक है, JSS की स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा योजना, यह है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर इसका मेन प्रायोरिटी क्या है? टॉप प्रायोरिटी क्या है? डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट, रिड्यूस द बर्थ रेट, रिडक्शन ऑफ MMR या फिर नन ऑफ दीज। जननी सुरक्षा योजना की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है रिडक्शन ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है। वह हमें कैसे कम करना है? जननी सुरक्षा योजना के लिए हम क्या कह सकते हैं? सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के नाम से भी जानेंगे, जो कि NRHM के थ्रू लाई गई स्कीम थी। 12 अप्रैल 2005 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। और हम MMR को कम कैसे करेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके। इसके तहत, इस योजना के तहत जो भी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगा उसको कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा, कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। रूरल एरिया में अमाउंट अलग है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे 1400 रुपये दिए जाएंगे, और जो अर्बन एरिया की वूमेन है उनको 1000 रुपये। रूरल एरिया में आशा वर्कर का अमाउंट यदि आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आशा वर्कर का पूछते हैं। जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर 600 रुपये फर्स्ट 2 डिलीवरी में, यदि तीसरा बच्चा होता है तो 400, और चौथी डिलीवरी होती है तो 200 रुपये। 5वीं डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्बन एरिया में आशा वर्कर को ओनली 200 रुपीज़ है जो दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो आपका अमाउंट है आपको सीधा चेक के थ्रू आपके बैंक में जाएगा, चेक दिया जाएगा, आप उसको बैंक में जाके है जो पैसे निकाल सकते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम था MMR को कम करना। और कम कैसे करना? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के साथ साथ माँ के लिए और जो आशा वर्कर आपको लेके जाएगी उसको अमाउंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट भी आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लेना।
नेक्स्ट वन, इन विच ईयर NRHM वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2005 में, 2008, 2004 या फिर 2007? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें 2005 में एग्जाम में NRHM का क्वेश्चन आता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, NFHS स्टैंड्स फॉर। तो NFHS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस या फिर नन ऑफ दीज? तो NFHS का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हर 3 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है, बट कुछ रीजन से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा। और यदि अभी तक का पूछें 2021 तक 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है इसमें, तो यदि फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो पहला NFHS कंडक्ट करवाया गया था 1992 से 1993 के बीच में। दो फेज में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 92 से 93 है, 1992 टू 1993। फिर सेकंड हुआ था 1998 से लेकर 1999 तक, 1998 से 1999 तक। थर्ड हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। फिर फोर्थ हुआ था 2015 से 2016 के बीच में। और फिफ्थ हुआ था आपका 2019 से 2021 के बीच में आपका लास्ट NFHS कंडक्ट करवाया गया था। यदि आपसे पूछते हैं एट प्रेजेंट कौन सा NFHS कंडक्ट हुआ है, तो 2021 तक हुआ है आपका 5वें नंबर का, 5th नंबर का NFHS कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर किया क्या जाता है NFHS में? लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करवाया जाता है, जिसमें घर घर जाके है जो सर्वे किया जाता है। और यहाँ पर 3 राउंड्स ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे। तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है कि पहला सर्वे 1992 से 93 में हुआ था, और अभी तक 5 बार सर्वे है जो हो चुका है। और यहाँ पर ये पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको क्या किया जाता है? कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, ये भी आप जो इंडियन गवर्नमेंट की है जो हेल्प करेगा। तो यदि आपको टोटल अभी तक का पूछें तो 5 बार हो चुका है, लास्ट टाइम हुआ है 2019 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? नेशनल पॉपुलेशन अलग है, नेशनल पॉल्यूशन अलग है। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2012 में कि 2000 में, 2000 में? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च की गई थी 2000 में, 2000 में। NPP सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी थी इंडिया की, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बढ़ावा देना, हेल्थ अवेयरनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है, डिलीवरीज और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए क्या करना है हमें, और ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। यदि यहाँ पर इसका ड्राफ्ट फॉर्म पूछें तो ये आया था 1976 में। बट यदि आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछें, ध्यान से सुनिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछें तो 1983 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पूछें तो आई थी आपकी कब? 2000 में। आपको याद रखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का माइलस्टोन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो बोर कमेटी से। बोर कमेटी कब आई थी? 1946 में। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसी से रिलेट करते हुए हैं, वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ जिससे समझ में। पॉलिसी को लेके आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि 2045 तक यदि इसका जो लॉन्ग टर्म गोल पूछते हैं आपसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, 2000 में आई है, 2000 में आई है, तो इसका गोल था कि 2045 तक हमें 2045 तक क्या करना है? सस्टेनेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। पॉपुलेशन पॉलिसी लाई क्यों गई थी? कि जो इंडिया की इतनी ज़्यादा जनता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। और पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसा पहला राज्य था पहला देश था जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। एग्जाम में आता है तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1952 में। यदि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डायरेक्ट पूछें कि कब आई थी तो 2000 ही आपको कहना है, लेकिन
स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका हुआ था 1976 से। फिर यदि आपको पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रैल 1976 में आई थी। इसमें बस एक ही चीज़ रखी गई थी कि मिनिमम एज है जो 15 से 18 साल तक लड़कियों की होना चाहिए और बॉयज़ की 18 से 21 साल तक, बट अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट है 2000 की, जिसमें अलग से कुछ चेंजेस है जो ऐड किए गए थे। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? अभी हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ी, अब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2002 में, 2001 में, 2007 में कि 2013 में? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी इंडिया में 2002 में। कब? 2002 में। इसका एम था कि सुपीरियर हेल्थ सर्विस हर एक एज ग्रुप में, हर एक जेंडर में हमें क्या करना है, पूरे तरीके से जो भी एज ग्रुप है बिना किसी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी भी तरीके का रोक टोक के, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको इसका फ़ायदा मिलना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर NRHM कवर्स। तो NRHM में क्या क्या कवर है जो किया जाएगा? इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द रूरल पॉपुलेशन, ब्रिज गैप्स इन हेल्थ केयर, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द हेल्थ सेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सभी चीज़ें की जाएंगी। क्या किया जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं जो की जाएंगी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को, जो भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको अवेलेबल होना। तो हेल्थ केयर के बीच में गैप एक तरीके का, उसमें NRHM एक ब्रिज का काम करेगा कि जहाँ पर भी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर पहुँचाना रूरल एरिया में, और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हेल्थ सेक्टर में उनको कंप्लीट करवाना। तो क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, NRHM सीक्स टू स्ट्रेंथन। तो NRHM किसके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि ताकत के रूप में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करेगा? प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, या फिर नन ऑफ दीज में? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, ना कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए। तो क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से यहाँ पर है जो उसके लिए मजबूत बनाने का काम करेगा। क्या? NRHM। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो RCH है, RCH की 2 फेज थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। RCH और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कब लॉन्च हुआ था? 1992 टू 1993 में, 1997 से 1998 में, 2005 से 2006 में, 2012 टू 2013 में। तो जो RCH प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 1997 से 1998 के बीच में। अब इसकी हम दोनों फेज देखते हैं, RCH फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जाम में। एंड चाइल्ड हेल्थ बस पूछें तो 1997 से 1998 के बीच में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे वही एग्जाम में आते हैं। तो RCH की फेज़ फर्स्ट रही है, फेज़ 2 रही है। तो RCH फर्स्ट फेज़ के कंपोनेंट अलग हैं, सेकंड के अलग हैं। तो यहाँ पर RCH फर्स्ट में जो की कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। फर्स्ट के चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम था। एडोलेसेंट हेल्थ को कवर किया गया। प्रिवेंशन ऑफ RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्लानिंग। तो यहाँ पर 2 तरीके के थे, एक थे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन दोनों को मिला के है जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा। फिर इसकी दूसरी फेज़ आई तो वो आई थी 1 अप्रैल 2005 को। दूसरी फेज़ जो 1 अप्रैल 2005 को आई थी, इसका मेन एम रखा गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्बिडिटी को हमें कम करना है, वो भी रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो मेजर स्ट्रेटजीज थी इसकी, एक थी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। तीनों चीज़ें याद रखें। फेज सेकंड RCH की 1 अप्रैल 2005 को लाई गई थी। फोकस किया गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है इसको हमें कम करना है।
कैसे करना है? पहले तो इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर के थ्रू हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है और जो डिलीवरी हो रही हैं वो स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा करवाई जाएँ। फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि कुछ इमरजेंसी केस आते हैं तो उनको रेफरल है जो किया जाएगा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? CSC, वहाँ पर रेफर है जो किया जाएगा। फिर जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पर भी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, वो थर्ड पॉइंट था यहाँ पर। फिर माइलस्टोन आपको याद कर लेना है कि क्या क्या माइलस्टोन रहे हैं इस RCH फेज के पहुँचने तक। पहले आया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में, फिर अमेंडमेंट एक्ट आया रिसेंट में, तो MTP एक्ट के तहत यही पूछते हैं कब तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो 20 वीक की। फिर आया EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में। फिर इसके बाद इसी में कुछ और सुधार किए गए EPI में। फिर लाया गया 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। याद रखना है आपको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। फिर आफ्टर दैट आया CSSM, जो भी हमने RCH की फेज में पढ़ा, इसी को आगे बढ़ा के है जो RCH फेज फर्स्ट लाई गई थी, फिर फेज 2 आई, फिर NRHM आया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वाले मीन्स QALY का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन MPCHO के एग्जाम में आ चुका है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वांटिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एक्रेडिटेटेड लॉन्ग यूथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? तो क्वाले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है? क्वालिटी एडजस्टेड। जो डेले है आपको आया था डेले MP व्यापक में भी रिसेंट में जो पेपर हुआ है इसी साल, अभी एट प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही आंसर कीज भी आ गई उनकी। और एक आता है डेलिस, तो क्वाले पूछे तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डेलिस का मतलब है कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो जो क्वाले स्टैंडर्ड इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली इनके फुल फॉर्म बस आपको एग्जाम में आते हैं, यदि वो पता है तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर मीन्स। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर का मतलब क्या है? बर्थ रेट है, IMR है, डेथ रेट है, कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ किसी स्पेसिफिक कारण से, कुछ जनरल रीजन से यदि डेथ हो जाती है सिलेक्टेड पॉपुलेशन जो यहाँ पे बताई गई है उसमें, तो क्या कहलाएगा? डेथ रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग मतलब मरने के चांसेस हैं जन्म से लेके 5 साल तक की एज ग्रुप में, अंडर 5 ईयर एज में, पर 1000 लाइव बर्थ में। तो ये क्या है? बर्थ रेट है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, कि नन ऑफ दीज? ये चीज़ क्या है? तो यहाँ पर साफ साफ कहा है बर्थ से लेके 5 साल तक में, मतलब अंडर 5 हो गया है, 5 साल के पहले ही 0 से 5 ईयर के बीच में यदि जो बच्चे की डेथ होती है तो वो किस में आएगा? यदि 1 ईयर तक होती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कहा है 5 ईयर्स तक में, तो वो कहलाएगा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। क्या है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। अभी हमने बताया कि 5 साल तक में। फिर है यहाँ पर डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पहले था कि 5 साल तक के एज ग्रुप में, फिर 1 साल तक की एज ग्रुप में, तो वो क्या कहलाएगा? पर 1000 लाइव बर्थ में। बर्थ रेट, IMR, डेथ रेट, की नन ऑफ दीज। तो ये कहलाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हर एक स्टेट की अलग अलग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है SRS डेटा के अकॉर्डिंग। तो आपको एक बार है जो पढ़ लेना है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा के। इस बार का डेटा थोड़ा सा चेंजेस है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पॉपुलेशन जनरली डिफाइंड एज 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज मीन्स।
यदि मदर की डेथ होती है 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में तो क्या कहलाएगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की नन ऑफ दीज। ये कहलाएगा MMR। एग्जाम में MMR का डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द सम ऑफ न्यूनेटल डेथ्स एंड फीटल डेथ्स। फीटल डेथ का मतलब स्टिल बर्थ, मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो जाए, पर 1000 बर्थ। सम ऑफ न्यूनेटल डेथ, जो न्यूनेट बेबी हैं उनकी डेथ और फीटल डेथ को मिला के यदि 1000 पॉपुलेशन में जो डेथ होती जन्म होने के बाद जितनी भी काउंटिंग निकल के आती है वो क्या है? MMR है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, IMR है कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या है? ये कहलाएगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्या है? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब तो होता है डेथ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फीटल डेथ, फीटल डेथ का मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, और स्टिल बर्थ मतलब बेबी यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो गई हो, एटलीस्ट 20 वीक्स का जेस्टेशनल पीरियड रहा हो और कोई भी साइन ना हो कि ये जन्म के बाद है जो बचेगा या नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टिल बर्थ। तो क्या होगा? फीटल डेथ। न्यूनेटल डेथ, जन्म लेने से लेके 28 दिन तक यदि बेबी की डेथ हो जाती है विदिन 28 डेज के, तो वो कहलाएगा न्यूनेटल डेथ। फिर आता है पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ का मतलब है सम ऑफ फीटल एंड न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। बेस्ट इंडिकेटर है पेरीनेटल केयर के लिए यदि हम कहें तो वो क्या है? फीटल डेथ, न्यूनेटल डेथ और पेरीनेटल डेथ। तो यहाँ पर सम ऑफ फीटल डेथ मतलब जो 20 वीक तक का जेस्टेशनल पीरियड रहा है उसमें या तो डेथ हुई हो, और न्यूनेटल डेथ, इन दोनों को जोड़ के जो इंडिकेटर निकल के आएगा वो कहलाता है पेरीनेटल डेथ। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 दैट अकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। दी 1000 पॉपुलेशन, 1000 बच्चे उन्हें जन्म लिया है, उनमें से 1 साल के बीच में जो डेथ होती है 1 ईयर से कम एज के बच्चों की, तो वो है IMR। अंडर 5 होता है तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल है। फिर नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट 5-year एज ग्रुप बिटवीन 10 and 49 फॉर फीमेल रेसिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये क्या कहलाएगा? देखिए कहा है सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है जिसमें 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है जो इंक्लूड किया गया है, वो भी फीमेल का। तो ये क्या है? क्रूड डेथ रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है कि नन ऑफ दीज है? तो क्या है? ये कहलाएगा आपका TFR और टोटल फर्टिलिटी रेट। एट प्रेजेंट इंडिया का TFR यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं तो वो है 2। कितना? 2। जो नेशनल लेवल पर जो SRS के थ्रू और जो NFHS सर्वे, नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो सर्वे है 4 और 5, उसके अकॉर्डिंग जो अभी एट प्रेजेंट में डिक्लाइन हुआ है, पहले 2.2 था बट अभी 2 है। आपको याद रखना है TFR कितना है? 2 है जो बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये रहा एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ईच फीमेल ऑफ बर्थिंग एज। 15 से 45 साल तक की एज रही है फीमेल की, इस एज ग्रुप में जो बच्चे जन्म लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, अब कितने बच्चे हुए हैं और कितनी वुमेन की एज 15 से 45 साल तक रही है, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके क्या निकाला जाएगा? TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है तो इसके अकॉर्डिंग एक पढ़ा है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्जाम में आपको रखे हुए मिलते हैं 2-2 क्वेश्चन तक SDG से। ऐसे ही यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग MMR हमें इंडिया की कितनी अचीव करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हैं, SDG में वह जो अलग हैं। तो यहाँ पर यदि आपको SDG पूछा तो इसमें 17 गोल हैं, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ओनली 8 गोल्स हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें MMR कितनी अचीव करनी है? 103 अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा के। 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट है MMR का इंडिया का? 103।
और जो इसके 8 गोल हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, वो कौन कौन से हैं? एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पूरे जो 5 गोल हैं उनके बीच में हमें 7 गोल हैं उनके बीच में पार्टनरशिप करके सभी को अचीव करने में हेल्प करना है। नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड और अनहेल्दी विद इन अ पॉपुलेशन मीन्स, ऐसी स्टेट जिसमें आप बीमार हो या फिर कोई अनहेल्दी सिचुएशन हो तो वो क्या कहलाएगा? मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है सीधा डेथ, मरना। मॉर्बिड का मतलब होता है डिसीज कंडीशन, तो वो क्या हो गई? मॉर्बिडिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा एज ग्रुप जो कंसीव करने की क्षमता रखता हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, वो कहलाएगा फर्टिलिटी। तो यहाँ पर कहा है डिसीज और अनहेल्दी कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कंसीडर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को कंसीडर किया गया था? ऑप्शन में है यहाँ पर 1981, 1921, 1891 या फिर 1961, 1981, 1921, 1891, 1961। तो कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के तौर पर है जो कंसीडर किया गया था? तो ग्रेट डिवाइड ईयर के तौर पर माना गया था 1921 को, 21 को, क्योंकि इस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी एक कॉन्सिस्टेंट वे में रह गई थी, ना तो बढ़ रही थी ना बढ़ नहीं रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन यदि एक कांस्टेंट वे में रह जाती है तो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये साल कौन सा था? 1921। जो इंडियन डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है जिसमें, तो ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता की ग्रोथ है वो क्या हो रही है? वो सेम एज रह गई है, तो उसको क्या कहा गया था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। यदि आपको कहा जाता है कि ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड कौन से साल को कहा जाएगा? तो वो है 1951, 1951। लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था? 1921। नेक्स्ट वन, चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स, दे आर। बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है किन 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स पर है जो चेक किया जाता है? स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड अंडरवेट, बॉडी मास इंडेक्स, मॉर्बिडिटी रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ नन ऑफ दीज। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि बच्चों की हाइट, हेल्थ है जो किस बेस पर चेक की जाएगी? तो ये चेक किया जाएगा किस पर? स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट। क्या है? स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होगा कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, एक ही जगह फिक्स होके रह जाए, ना तो वजन बढ़े ना हाइट बढ़े। फिर आता है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी बॉडी में, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने हो आप उतने पर ही स्टॉप हो जाओ। और अंडरवेट, जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन ना बढ़ना। तो हाइट, वेट और आपका एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दोनों ना बढ़ना। तीनों चीज़ें किसके कंपोनेंट से हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आएंगे आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। फिर इसमें आपका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक किया जाएगा, साकिर टेप यूज़ किया जाता है इसके लिए। फिर बच्चे की हाइट क्या है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके बच्चों में हम कुपोषण से बचा सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है? सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, PHC में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? तो एलिजिबल कपल कौन कहलाते हैं? जो फर्टाइल एज ग्रुप के कपल हों, फीमेल और मेल दोनों। अब यहाँ पर ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाएगा? सब सेंटर में। सब सेंटर की बात आती है तो पॉपुलेशन सबको पता है। यहाँ की किट हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो सब सेंटर में किट A, B, C तीनों दी जाती हैं। यदि किट D पूछते हैं तो वो PSC में दी जाती है। फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट की किट अलग है, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? वो है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में EFGHIJKLMNOP किट दी जाती हैं। तो ये क्यों दी जाती हैं? यहाँ पे आपको किट F पूछें तो मिनी लेप्रोटॉमी सेट है, किट E पूछें तो लेप्रोटॉमी सेट है, IUD इंसर्ट करने के लिए किट G रहेगी, वेसेक्टॉमी के लिए किट H है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी किट यूज़ करेंगे हम CHC में, तो वो होगा किट I। नेक्स्ट वन, 3-tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on recommendation of 3-tier system। इंडिया में लाया गया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो कि रूरल एरिया में, तो इसको किसने रिकमेंड किया था? भोर कमेटी ने, चड्ढा कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने कि बुदलियार कमेटी ने? तो ये चीज़ें करवाई थी किसने? श्रीवास्तव कमेटी में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछें तो वो आया था भोर कमेटी में। श्रीवास्तव कमेटी ने 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो इन्होंने इसको लाए थे। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में सब कुछ किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ये काम नहीं है कि हर एक यूथ को, हर एक नौजवान को नौकरी देना। ये काम आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको मिल ही जाएगी जॉब, लेकिन ये काम प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है, PSC का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज सिस्टम इन 3-tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मैच द इंस्टीट्यूशन विथ लेवल। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि विलेज लेवल के लिए क्या है, पंचायत विलेज लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, कि ब्लॉक लेवल के लिए, कि पंचायत समिति किसके लिए, जिला परिषद किसके लिए, मैच करना है, नीचे जोड़ी बना के लिखना है। तो पंचायत का जो 3-tier सिस्टम होता है वो किसके लिए है? तो पंचायत का 3-tier सिस्टम, पंचायती राज है जो 3-tier सिस्टम, ट्रायंगल शेप में आपने पढ़ा है मेनली। तो पंचायत कहाँ के लिए होती है? विलेज लेवल के लिए। पंचायत समिति कहाँ के लिए होती है? ब्लॉक लेवल के लिए। जिला परिषद कहाँ के लिए होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये तीनों आप मिला सकते हैं, ए का फर्स्ट ही रहेगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिलीवरी में इस तरीके से चलता है। पहले आएगा नेशनल लेवल से, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीज़ें अथोराइज्ड होंगी, फिर वो स्टेट में आएंगी, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो डिवाइड की जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल जाएंगे, फिर यहाँ पर CSC, PSC, सब सेंटर, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड आई है सभी रहेंगे। फिर यहाँ पर ये जो साइड में आप देख सकते हैं सभी का पॉपुलेशन नॉर्म्स है कि एक PSC कितनी पॉपुलेशन में होगा, एक CHC कितने में होगा और एक विलेज हेल्थ गाइड कितने में होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज। तो प्रिंसिपल यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है कि विलेज है? क्या रहेगा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट होगा डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट, इंडिया में स्टेट के लिए क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। हेड कौन कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मैच करना है कमिटीज़ और कौन सी कमेटी में कौन से वर्क किए गए हैं। श्रीवास्तव कमेटी लिखी है, चड्ढा कमेटी है, करतार सिंह कमेटी है, जंगलवाला कमेटी है। तो कौन सी कमेटी ने कौन से काम किए हैं वो नीचे आपको मैच करके बताना है। तो फर्स्ट आता है श्रीवास्तव कमेटी। तो इन्होंने हेल्थ गाइड को लेके है जो अपने जो भी इनिशिएटिव लिए थे श्रीवास्तव कमेटी में, तो वो क्या थे, कौन सी कमेटी में लिए गए थे? वो लिए गए थे आपके लेड टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइड्स। दूसरा आता है चड्ढा कमेटी। क्या है? चड्ढा कमेटी। जो चड्ढा कमेटी में लिया गया था मलेरिया वर्कर्स टू लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग वर्क टू। तो जो मलेरिया वर्कर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के तौर पर भी काम करना है। फिर थी करतार सिंह कमेटी, तो इन्होंने जो MPW है इसके लिए काम किया था।
जंगलवाला कमेटी ने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको याद नहीं होता है कि कौन सी कमेटी ने क्या किया था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स भी है, साउंड रेफरल सिस्टम और हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट तो नहीं है इनमें से, वो कौन सा है? जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एलिमेंट्स नहीं है वो है यहाँ पर साउंड रेफरल सिस्टम। क्या है? साउंड रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पिलर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो जो 4 प्रिंसिपल हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है जो लिखे हुए हैं, तो वो है हेल्थ एजुकेशन। क्या है? हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में कि 1978 में? तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन जिसके तहत है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और पीएससी लाए गए थे, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो कब हुई थी? 1978 में, 1978 में। पर हेल्थ मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेल्थ मैन पावर है यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन में क्या रहेगा? ऑप्शन है डॉक्टर 1 पर 3500 पॉपुलेशन, 3500 जनता पर एक डॉक्टर। एएनएम 1 पर मोर देन 1000 पॉपुलेशन। लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो एक हेल्थ मैन पावर मतलब एक डॉक्टर हो गया, एएनएम हो गई, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हो गया, तो कितनी पॉपुलेशन पर है जो रहेगा? तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का सही दिया हुआ है कि एक लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। ये रहा है यहाँ पर नॉर्म्स जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक डॉक्टर होता है 1000 जनता के लिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया था 3500 इसीलिए नहीं मार्क किया। दूसरा है एक नर्स 1 पर 500 पॉपुलेशन, 500 जनता के लिए। एक हेल्थ वर्कर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो 1 पर 5000 पॉपुलेशन। यदि प्लेन एरिया है तो 5000 में एक, हिली ट्राइबल पहाड़ी इलाका है तो 3000 में। फिर हेल्थ असिस्टेंट आता है मेल या फिर फीमेल में, तो इसमें भी वही हिली और ट्राइबल एरिया आएगा। 30,000 है तो एक, प्लेन एरिया में 20,000 जनता है यदि पहाड़ी इलाके में तब एक। फार्मासिस्ट होता है 10,000 जनता के लिए। लैब टेक्नीशियन होगा 10,000 पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर होती है 400 से 800 के लिए। आशा होती हैं 1000 जनता के लिए। और ट्रेंड डाई होती हैं 1 पर विलेज, एक गांव के लिए। तो ये हो गया पॉपुलेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ पीएससीआर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या फंक्शन है? रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग और रेफरल सर्विसेज देना, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कि ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी पीएचसी में, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत टोटल जो एटलीस्ट 10 सर्विसेज दी जाती हैं वो हैं मेडिकल केयर, एमसीएच जिसमें फैमिली प्लानिंग भी होगी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो भी डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, IMR हो गई, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, पूरा वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना। हेल्थ एजुकेशन देना, नेशनल प्रोग्राम्स जो हेल्थ प्रोग्राम्स उनके बारे में बताना, रेफरल सर्विसेज देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हेल्थ वर्कर को, लोकल दाइस को, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो बेसिक क्या है इंडिया में फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स के। नेक्स्ट वन फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का क्या काम है? विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ अ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है कि एटलीस्ट 50% डिलीवरीज को कंडक्ट करवाना। क्या करवाना? हेल्प करवाना। नेक्स्ट वन
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट, तो सभी स्टेट की, एक राज्य की जिम्मेदारी है हेल्थ को लेके किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर हेल्थ बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एक जो राज्य सरकार है वो क्या काम, सब काम करेगी किसी एक को छोड़कर। तो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करवाएगी, एडल्ट्रेशन मिलावट हो रही है तो उसमें हेल्प करेगी कि उसको बचाया जा सके मिलावट से, सभी चीज़ों से कोई भी सामान बिक रहा हो मिलावटी, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगी। लेकिन जो रिसर्च हो रही है रिसर्च सेंटर में और जो अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है वो काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। आइडेंटिफाई द स्कीम शोन इन द सिंबल, तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है, इसमें कौन सी स्कीम बताई जा रही है? किशोरी शक्ति योजना, सबला स्कीम, जननी सुरक्षा योजना या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। यहाँ पर एक सैनिटरी पैड क्या है जो दिख रहा है और यहाँ पर उसमें में भी 5 या 6 रुपये कुछ प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है किस स्कीम का है, यहाँ पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसका है? ये है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लॉन्च की थी। अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम के 2011 में स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम के तहत है जो क्या किया गया था कि जो फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जो भी 15 मिलियन गर्ल्स थी, यहाँ पर 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स को टारगेट किया गया था। 152 डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे, क्योंकि एज अ CHO के पेपर में आपको बहुत सारी स्कीम्स का ओनली सिंबल पूछा जाता है कि कहाँ का लोगो है या फिर सिंबल है। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम का सिंबल है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लॉन्च की गई थी 2011 में, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था 2011 में। इसका टारगेट था कि जितनी भी 15 मिलियन गर्ल्स हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की 152 डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए यहाँ पर 50 पर पैक ऑफ 6 सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाई जाना। इस स्कीम का मेन मकसद यही था कि गर्ल्स को अवेयर करना। पहले जो पुराने ज़माने में क्लॉथिंग पैटर्न चलता था उसको अलग करके गांव के जो भी स्पेशली गांव लेवल पर है उनके लिए यहाँ पर फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाना। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन में आपकी किशोरी शक्ति योजना, तो किशोरी शक्ति योजना का लोगो आपको पूछा गया था CHO MP में। यहाँ पर सेम यही लोगो दिया गया था, पूछा गया था कि ये किस स्कीम का है। तो ये किशोरी शक्ति योजना, में ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, ये जो आपको रिसेंट में ही पेपर हुआ 2022 में, उसमें आपको पूछा गया था, ये लोगो दिया गया था MP CHO के पेपर में। तो ये यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना का लोगो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। पहली बार उड़ीसा में लॉन्च की गई थी योजना 31 अगस्त 2007 को। इसमें जिन जो जुवेनाइल गर्ल्स हैं जिनकी 11 से 18 साल तक की उम्र थी, ICDS प्रोग्राम के तहत उनको यहाँ पे टारगेट किया गया था कि उन एडोलेसेंट गर्ल्स को अपने आप के लिए सेल्फ रिलायंट, अपनी स्टडी में, वोकेशनल में, हेल्थ केयर को लेके प्रमोट करना था। तो यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना 31 अगस्त 2007 को उड़ीसा में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था कि नारी जाति को सशक्त बनाना है। सबला स्कीम लॉन्च हुई थी 2011 में एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए। यहाँ पर ये स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सबला स्कीम, जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च की गई थी मैटरनल न्यूनेटल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके, जिसमें जो आशा वर्कर हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, हॉस्पिटल ले जाने का काम करेंगी, उनको भी कुछ अमाउंट मिलेगा। लो परफॉर्मिंग स्टेट में ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है, जो भी हाई परफॉर्मिंग स्टेट है वहाँ पे कम। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर जनरली आपको एग्ज़ाम में जो टैबलेट दिख रही हैं, पिल्स हैं, इसका कंपोजिशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए डायरेक्ट आपको बताया गया है। टोटल इसमें 28 पिल्स होती हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो यहाँ पे दिख रही है, टोटल इसमें 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 7 होती हैं आयरन टैबलेट। कौन सी? आयरन की टैबलेट। और जो 21 है ये होती हैं आपकी हार्मोनल टैबलेट। तो इसमें जो कंपोजिशन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का
कितना होता है 150 mcg एस्ट्रोजन और 30 mcg प्रोजेस्टेरॉन इसमें रहेगा, जिसमें जो 7 टैबलेट दिख रही हैं आयरन की, वहाँ की जो 21 है यहाँ पर एक इसकी हैं ये हार्मोनल टैबलेट। यहाँ पर एक और आपको सिंबल दिख रहा है, किसका सिंबल है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल योगा डे, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये है लिटरेसी का, इसका लिटरेसी का, नेशनल लिटरेसी मिशन का यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिख रहा है नेशनल लिटरेसी मिशन का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में प्रोग्राम है जो लॉन्च किया था 80 मिलियन एडल्ट्स को पढ़ने के लिए 15 से 35 साल तक के 18 ईयर का पीरियड रखा था कि 81% है जो यूथ हैं 15 से 24 साल तक के और 63% एडल्ट्स हैं वो क्या है लिटरेट करना है। यहाँ पर 2005 से 2010 के बीच में यहाँ पर ये लाया गया था, लेकिन यहाँ पर टारगेट रखा था कि इतने तक पढ़ाना है, लेकिन ये प्रोग्राम कब लाया गया था? 1988 में। बात करें सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट कौन सा है? केरला। और सबसे अनसाक्षर की बात करें तो वो आ जाता है बिहार, हरियाणा साइड का स्टेट। नेक्स्ट वन, एक और यहाँ पर जो इमेज है इंटरनेशनल योगा डे की, जो कि 2015 में हमने पहली बार योगा डे सेलिब्रेट किया था। 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या है? लोगो है। तो जो भी बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनके पीछे देखिए आप, जो गवर्नमेंट के थ्रू बुक्स दी जाती हैं उनमें लोगो आपको ज़रूर बना रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रोग्राम स्कीम प्लान लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लाया था, क्या है? ICTC, ART, HIV/AIDS या PPTCT। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कपल दिख रहा है, एक तो रेड रिबन है, ये तो किसका है? ये रेड रिबन है एड्स के लिए, क्लियर, एड्स के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपको एक मेल है, फीमेल हो, बच्चा भी दिख रहा है, तो ये किसके लिए होगा? ये होगा, बच्चे भी यहाँ पे अब इंक्लूड हो गए, तो ओनली HIV/AIDS के लिए नहीं है। ये है यहाँ पर आपका किसके लिए? माँ से बच्चे, माँ बाप से बच्चे को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स से, उसके लिए। तो ये PPCTC क्या है? PPTCT, दैट मीन्स प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, कि जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको आप HIV इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो यहाँ पर एड्स के लिए ही है, लेकिन बच्चे में आप कैसे प्रिवेंट करते हैं वो है यहाँ पर। तो लोगों आपको यदि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्टेड बाय द सिंबल। यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का सिंबल है? IDSP, RCH, NPCB या फिर NVBDCP। इसका लोगो है यहाँ पर, ये है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। सबसे ज़्यादा जो बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीज़न होता है, बच्चों में जो ब्लाइंडनेस का रीज़न होता है वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। बड़ों में यदि हम बात करें तो वो होता है कैटरैक्ट के कारण। तो इसी ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये किसका है? NPCB के लिए लोगो है यहाँ पर। ये प्रोग्राम पहली बार लाया गया था 1976 में। 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम, और यहाँ पर गोल रखा था कि 2020 तक है जो हमें 1.4 to 0.3% तक लोगों को ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करना है। तो NPCB प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, 1976 में लॉन्च किया गया था। यदि पूछें भारत में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है, ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा रीज़न है कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। और दूसरा यहाँ पर यदि पूछें तो रिफ्रैक्टिव एरर, दूसरा रीज़न रिफ्रैक्टिव एरर। लेकिन बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीज़न पूछें तो विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और आपको लोगो है, तो ये लोगो है आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है?
नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है यहाँ पर NVBDCP, तो जो NVBDCP प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत कितनी डिसीज़ इंक्लूडेड की गई थी? टोटल यहाँ पर क्या है, 6 डिसीज़ है। वो डिसीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। पहली थी यहाँ पर क्या, मलेरिया। दूसरी डिसीज़ थी आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। थर्ड डिसीज़ थी आपकी काला अजहर। और जो चौथी डिसीज़ थी यहाँ पे आपकी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही लिखा है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट थी यहाँ पर आपकी डेंगू। और जो लास्ट थी, डेंगू में आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू फीवर इंक्लूड रहेगा। और जो लास्ट में थी वो क्या थी, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या थी, लास्ट में थी। टोटल 6 डिसीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई थी, मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, काला अजहर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, लास्ट वन इज द चिकनगुनिया। वेक्टर का मतलब ऐसी डिसीज जो किसी न किसी मॉस्क्यूटो के बाइट करने के कारण होगी या फिर इसके लिए कोई वेक्टर की ज़रूरत होगी, तो वो कहलाती है वेक्टर बॉर्न डिसीज। और ये प्रोग्राम आया था 2003 में। कब? 2003 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसके तहत 6 डिसीज इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, एक और है यहाँ पर जो IDSP का लोगो है। तो IDSP का लोगो है जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया गया था, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जो 2004 से 2010 के बीच में पूरे देश में लाया गया था कि जो अलग अलग 9 ज़्यादा प्रायोरिटी वाले स्टेट हैं वहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया था IDSP प्रोग्राम के लिए। फिर नेक्स्ट आपका लोगो है यहाँ पर डॉट्स का लोगो ऑफ डॉट्स है। डॉट्स के लिए क्या, श्योर केयर फॉर TB। जो एक यहाँ पर हमेशा डॉट्स क्या है, एक डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। इसके तहत जो प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। कैटेगरी फर्स्ट होती है 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर डॉट्स है, डॉट्स का आपको यदि लोगो पूछते हैं तो इस तरीके से हाफ येलो हाफ रेड में पूरा एक जो लोगो आपको रहेगा वो होगा। यहाँ पर लाया गया था ट्यूबरक्लोसिस के लिए, TB के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यहाँ पर नंबरिंग मैंने इसलिए मिटा दी है क्योंकि क्वेश्चन के नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे, इसलिए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द इमेज। यहाँ पर एक हेल्थ एजेंसीज का लोगो दिख रहा है, कौन सी है, WHO है, यूनिसेफ है, ILO की है, FAO है। तो यहाँ पर लोगो दिख रहा है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इससे आपको वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम, तो मनाते हैं आप 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे आप मनाते हैं। हेल्थ एजेंसी है, WHO का लोगो है। यहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय द सिंबल इन इमेज। यहाँ पर नेको का जो एड्स के लिए है, यहाँ पर है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पर नेको का जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में है, चेन्नई में कि कोलकाता में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी लोग पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।